कि चुनावों के पहले लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि विंध्य में हैवी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि विंध्य की हमेशा उपेक्षा की रही है। क्योंकि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, सतना से लेकर सिंगरौली तक का, पावर, कोल, सीमेंट सबका था, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार उपेक्षित रहा एज़ कम्पेयर टू मालवा, महाकौशल या चंबल की अपन बात करें, उपेक्षित था। लेकिन इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र शुक्ला जी को उप मुख्यमंत्री बनाकर पूरे विंध्य को साधने का एक प्रयास किया है। देश में आज बेरोजगारी, नौजवानों को काम है ना, भ्रष्टाचार और राजनीतिक जो वैमनस्यता का वातावरण है, जो एक दबाव की राजनीति हो रही है, वो प्रमुख मुद्दा होगा। और जो परिवर्तन किए हैं उससे निश्चित तौर पर अगर निचले स्तर तक उसको उतारने की कोशिश की जाएगी तो उससे कुछ महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पर इनको कहाँ तक ले जाती है जनता के बीच में, इस पर निश्चित तौर पर चुनाव का परिणाम निर्भर करेगा। नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं एमपी तक की चौपाल। आज हम बात करते हैं सतना लोकसभा सीट की। क्या कुछ है यहाँ के समीकरण और क्या कुछ है खास। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार और यहाँ के जन नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ यहाँ के राजनीतिक समीकरण हैं। सतना लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 1991 में यहाँ से कांग्रेस बिल्कुल नदारद रही है। किस तरीके के राजनीतिक समीकरण हैं, क्या कुछ है सतना का मिजाज। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था यहाँ पर कांग्रेस को। सतना की सियासत की अगर बात करें तो किस तरीके की रही है और स्थानीय मुद्दे हावी रहे या जो केंद्रीय मुद्दे हैं, इस तरीके से अभी राम मंदिर चल रहा है। राम की धार्मिक उपयोगिता तो है ही है, उनकी राजनीतिक उपयोगिता भी है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले इस बात को जो है विश्व हिंदू परिषद और जो इनके आरएसएस हैं या बीजेपी है, तो राम की जो राजनीतिक उपयोगिता है उसको बनाने में बीजेपी पूरी तरह से कामयाब हुई है। महंगाई की आप बहुत सारी चर्चा करते हैं, लेकिन 80 करोड़ लोगों को अगर खैराती योजनाओं का लाभ मिल रहा है, केवल 20% लोग ही ऐसे हैं जो महंगाई से प्रभावित होते हैं। और उनकी अब कोई भूमिका जो है चुनाव में बची नहीं कि जो खैराती योजनाओं में जिस तरह से जिसको राजनीतिक कल्याणकारी योजना कहते हैं, वो दरअसल वोट जुटाने का एक कार्यक्रम है। वोट की पूंजी जुटाने के लिए बड़ी तादाद में जो है, कहीं प्रधानमंत्री आवास है, मुफ्त भोजन है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। तो स्थानीय मुद्दों का तो बहुत महत्व नहीं होगा, लेकिन अभी जो स्थानीय मुद्दों पे एक चुनाव लड़ा गया उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे यहाँ से, जो 4 बार से विजयी हुए थे, वो स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव हार गए थे। मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा में स्थानीय मुद्दे जो है कोई बहुत मायने रखते हैं। और अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो राम ही है, भगवान राम ही है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से न्योता ठुकराया है वो उसके हित में नहीं था। वो ना जाती ये अलग बात थी, लेकिन जिस तरह से उसने जो है सार्वजनिक तौर पर ये कहा कि उस कार्यक्रम उससे उसको बड़ा नुकसान हो रहा है। केवल 96 का ऐसा समय आया था जब सुखलाल कुशवाहा बसपा के जीते थे, उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए सब में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव, कांग्रेस के सामने सब चुनाव के पास प्रत्याशी नहीं है, वो सभी को आजमा चुके हैं। यहाँ बड़े चेहरे आजमाए गए। राजन सिंह को 2 बार टिकट दी गई, एक बार वो उद्योग मंत्री थे तब वो चुनाव लड़े, वो दोनों बार वो चुनाव हारे। अजय सिंह राहुल एक बड़ा नाम था, वो भी चुनाव यहाँ से हारे। राजाराम त्रिपाठी को अगर जातीय समीकरण के लिहाज से देखें, 4.5 लाख ब्राह्मण हैं। तो शिवदत्त उपाध्याय केवल एक बार 1952 में चुनाव जीते थे, उसके बाद से कभी कोई ब्राह्मण चुनाव नहीं जीता है। क्षत्रियों को भी लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ ओबीसी फैक्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और जो जातीय समीकरण है उसके चलते मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास में कोई इस तरह का चेहरा नहीं है जो ओबीसी का एक बड़ा चेहरा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में इस तरह के चेहरे हैं। और सबसे बड़ा चेहरा उनके पास में क्या है कि जो एक चमत्कारिक नेतृत्व है, जो मोदी का नेतृत्व है, तो उसके चलते कांग्रेस के सामने तमाम चुनौतियां हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि मुद्दों की राजनीति अब लोकसभा में कम होती है, और एक जो लीडरशिप है, जो देश की लीडरशिप है, उसके नाम पर वोट पड़ते हैं, और इसका फ़ायदा जो है निश्चित तौर पर अभी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मुद्दों की राजनीति बिल्कुल ख़त्म है और जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्या किस तरीके से पूरा स्ट्रेटजी नज़र आ रही है बीजेपी और कांग्रेस, क्या लग रहा है। अब लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। देखिए, जहाँ तक विंध्य प्रदेश की अपन बात करें तो विंध्य प्रदेश के अंदर 4 लोकसभा सीटें हैं, सतना, रीवा, सीधी और शहडोल। अभी वर्तमान में ही जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें 25-5 का रेशियो रहा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और अभी जो वर्तमान लहर है, जैसे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी
जब भी यहाँ चुनाव लड़ती थी तो सीटें यहाँ पर्याप्त मिलती थी, लेकिन कभी भी विंध्य को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था। इसीलिए इस बार के चुनावों के पहले लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि विंध्य में हैवी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि विंध्य की हमेशा उपेक्षा की रही है। क्योंकि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, सतना से लेकर सिंगरौली तक का, पावर, कोल, सीमेंट सबका था, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार उपेक्षित रहा एज़ कम्पेयर टू मालवा, महाकौशल या चंबल की अपन बात करें, उपेक्षित था। लेकिन इस बार चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र शुक्ला जी को उप मुख्यमंत्री बनाकर पूरे विंध्य को साधने का एक प्रयास किया है। हालांकि अगर पिछले 3 चुनावों पर नज़र डालें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी इन तीनों सीटों पर रही है। अगर शहडोल की बात करें तो एक बार वहां पर आई है, अदरवाइज यहाँ तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व रहा है। ज़्यादा है, क्या लगता है कि जिस तरीके से ये सतना लोकसभा ब्राह्मण बाहुल्य रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि अभी शुक्ला जी ने बताया कि यहाँ पर जो है तो ओबीसी चेहरे जो है तो कांग्रेस के पास नहीं है, और ब्राह्मण बाहुल्य होने के बाद भी जो है तो यहाँ पर किसी ब्राह्मण नेतृत्व को जो है तो मैदान में नहीं उतारा गया। क्या लगता है कि यहाँ के समीकरण कुछ ऐसा तलाश कर रही है, कांग्रेस कुछ ऐसा तलाश कर रही है, बीजेपी कुछ अलग कर हट के जो है इस बार किसी और को मौका देगी? कि विंध्य में जो दलीय आधार से ज़्यादा जातिगत समीकरण रोल प्ले करते हैं, लेकिन चूंकि लोकसभा को जितना मैं समझता हूं, जैसे सब लोगों ने बताया कि लोकसभा का चुनाव सेंट्रल पॉलिटिक्स पे चलता है। आज की डेट पे पूरा माहौल राममय है। तो 2 बड़ी पार्टीज़ हैं देश के अंदर, एक को कांग्रेस लीड फ्रंट कर रही है, एक को बीजेपी लीड कर रही है। कांग्रेस के ऊपर लगातार आरोप रहे हैं कि उन्हें राम के अस्तित्व के ऊपर ही बड़े सवालिया निशान उठाए थे। दक्षिण भारत में हो सकता है कि कुछ जगह उसके अलग चीज़ें हों, बट नॉर्थ को जितना मैं देख पा रहा हूं तो यहाँ पूर्णतः माहौल राममय है, और राममय होने का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस हालांकि इस बात के लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम के मुद्दे को हाईजैक कर लिया, और जो अभी कार्यक्रम भी हो रहा है, जो उन्होंने इनविटेशन को डिनायल किया, वो इस आधार पर किया कि आपने इसको पॉलिटिकल प्रोफार्मा में ले गए। लेकिन अब मुद्दा ये उठता है कि जिस व्यक्ति ने, जिस संगठन ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उसके जो अनुषंगिक संगठन थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थे, बजरंग दल थे, जो भी लोग थे, लेकिन इस पूरी लड़ाई को, चाहे राम के अस्तित्व की लड़ाई को, मंदिर की लड़ाई को, बाबरी मस्जिद की लड़ाई को, जो कार सेवकों ने किया, तो जब वो संघर्ष उनने किया, न्यायालय तक की लड़ाई उनने लड़ी, जेल में वो गए हैं, तो कहीं ना कहीं नो डाउटली उसका बेनिफिट भी तो उन्हीं को जाएगा। ये जो अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है, ये सेंट्रल पॉलिटिक्स के आधार पर मेरे ख्याल पे होना चाहिए। ज्ञान शुक्ला जी का कहना है कि लोकसभा का चुनाव केंद्रीय नेतृत्व में केंद्रीय मुद्दों पर जो है पूरी तरीके से सेंट्रलाइज रहता है, और जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ के जो जातीय समीकरणों की, वो भी गौण हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर लंबे समय से जो है ओबीसी का ही जो है कब्जा रहा, ओबीसी कैंडिडेट ही चुनाव जीतते रहे हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस के पास ओबीसी चेहरा इस बार उतारेगी, या चूँकि जिस तरीके से ब्राह्मण बाहुल्य है तो किसी ब्राह्मण को उतारना चाहिए कांग्रेस को? ऐसा देखिए, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जाति, धर्म, संप्रदाय की बात राजनीति में आ जाती है, और चूंकि ये बात सही है कि पिछले 6 बार से एक वर्ग विशेष का व्यक्ति, माने ओबीसी से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुनाव जीतते रहे हैं। लगातार 6 बार से भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट मेंबर सतना लोकसभा की बात करें तो जीत रहा है। लेकिन भाजपा की जो एक लहर कह लीजिए, अटल जी की हो चाहे मोदी जी की हो, इस पे सवार होकर और जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे बाहर जाकर भाजपा चुनाव लड़ती है। आज तक 6 बार लगातार जीतने के बाद प्रदेश में भले ही प्रतिनिधित्व रहा हो, देश की सरकार में सतना जिले को या विंध्य को एक लंबे समय से प्रतिनिधित्व नहीं मिला इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हमारा ऐसा मानना है कि ये चुनाव मुद्दों पर होगा और कांग्रेस इसको मुद्दों पर लड़ेगी। देश में आज बेरोजगारी, नौजवानों को काम है ना, भ्रष्टाचार और राजनीतिक जो वैमनस्यता का वातावरण है, जो एक दबाव की राजनीति हो रही है, वो प्रमुख मुद्दा होगा। अब कांग्रेस को ने जिस तरीके से निमंत्रण स्वीकार किया है, उसको लेकर के एक मुद्दा बन सकता है, या कांग्रेस की कोई स्ट्रेटजी है इस पे? देखिए, राम पर किसी का पेटेंट नहीं हो सकता है ना। राम पर एकाधिकार, जो खुद सृष्टि की रचयिता है, उन पर एकाधिकार आज भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया। क्या भारतीय जनता पार्टी या उनके लोगों के कहने से राम पर आस्था होगी? सनातन जो धर्म को लोग मानने वाले हैं, देश के अंदर ऐसे ही वातावरण चुनाव के समय लाए जाते हैं। ये मुद्दा अभी 22 जनवरी को भगवान श्री राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सारे देश के लिए, हम सब सनातनियों के लिए एक फक्र का विषय है, लेकिन इसका राजनीतिकरण क्या उचित है?
देश पे आज मूलभूत मुद्दों से हम दूर जा चुके हैं। मूलभूत मुद्दों की भारतीय जनता पार्टी कोई बात नहीं करती। चूँकि चुनावी वर्ष है, हम ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, चूँकि राम सबके हैं, राम किसके नहीं है, राम पर कहाँ विवाद है, नहीं है विवाद। आज देश को मूल मुद्दों पर, आज इतनी बड़ी जो हम 1,38,40,000 की जो आबादी है, उसकी जो मूल समस्याएं हैं उन पर बात करने की ज़रूरत है। धर्म हमारा निजी विषय है, उस पर हर व्यक्ति को फ़ख्र भी होता है, विश्वास भी होता है, आस्था भी होती है, लेकिन उसको हम सड़क पर लाकर गली गली मुद्दा नहीं बनाना चाहते। भगवान श्री राम के उसमें कौन नहीं जाएगा, सब जाएंगे। रीवा से राजेंद्र शुक्ल उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया और कहीं ना कहीं ये बीजेपी का प्लस है। तो अब हम बात और भी यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय प्यासी जी, क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी बिल्कुल बहुत पैक्ड होकर के जो है तो चुनाव की तैयारी में है, क्या लग रहा है? नहीं, दरअसल क्या, विधानसभा चुनावों के जो परिणाम आए हैं उसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने लोकसभा के हिसाब से अपने समीकरण बैठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने भी अपने संगठन स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं और जो परिवर्तन किए हैं उससे निश्चित तौर पर अगर निचले स्तर तक उसको उतारने की कोशिश की जाएगी तो उससे कुछ असर लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देगा। सतना लोकसभा की क्या स्थिति पोजीशन रहेगी? क्या सतना में कुछ ऐसा परिवर्तन चेहरे को लेकर के हो सकता है? दरअसल क्या, सतना लोकसभा क्षेत्र किसी ज़माने में कांग्रेस का एक बहुत पेट लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था। यही वजह था कि यहाँ से 2 बार अजीत कुरैशी जैसे व्यक्ति, जिनका सतना से कोई लेना देना नहीं था, जीत के संसद का प्रतिनिधित्व कर चुके। ये बात अलग है कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने प्रभाव यहाँ कायम किया उसके बाद से ज़रूर कांग्रेस को उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरे स्थान पर कांग्रेस ने ही अपना स्थान बनाया है। जिस तरीके से धर्म का राजनीतिकरण दिख रहा है, क्या लगता है दिख रहा है या बनाया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक धर्म के राजनीतिकरण का प्रश्न है, ये तो जनता के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। राजनीति करने वाले तो राजनीति करते रहेंगे और करते रहे हैं और करते रहेंगे, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जनता क्या सोचती है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये है वो कांग्रेस दूर करके जो है इस बार बहुत ही मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेगी। क्या लग रहा है कि आपको इस बार कांग्रेस की यहाँ पर पकड़ नज़र आ रही है इस लोकसभा सीट पर? देखिए क्या है, अभी तो कोई भी बात कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव में थोड़ा वक्त भी है और अभी विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो बहुत कांग्रेस के पक्ष में दिखें ऐसा दिखाई भी नहीं देता। लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर कांग्रेस सुनियोजित ढंग से चुनाव मैदान में आएगी तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम पक्ष में भी हो सकते हैं। ये बात ज़रूर है कि हार और जीत की लड़ाई में बीजेपी आगे चलती रही है हमेशा सतना लोकसभा में, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई उचित प्रत्याशी मैदान में आएगा, कुछ समीकरण उसके अनुकूल होंगे राजनीतिक, तो निश्चित तौर पर परिणाम कुछ और भी आ सकते हैं। बिल्कुल परिणाम अब आगे कुछ और भी हो सकते हैं। हालांकि लंबे समय से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है सतना लोकसभा सीट पे। अगर हम बात करें तो ओबीसी 27 सालों से जो है तो ओबीसी के कैंडिडेट यहाँ चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। 9 बार यहाँ पर बीजेपी जीती है, 5 बार कांग्रेस को मौका मिला है और 1 बार यहाँ से बीएसपी ने भी फतह हासिल की है। हम बीजेपी के यहाँ पर जो नेता हैं उनसे बात करेंगे। कांग्रेस अब बड़े मुद्दों को लेकर के जो है तो मैदान में उतरेगी। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव बीजेपी किस तरह से लड़ेगी? देखिए, बीजेपी की जो चुनाव लड़ने की रणनीति है वो हमेशा से स्पष्ट रही है। हम एक कार्यकर्ता आधारित दल हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज है और बूथ लेवल तक हमारा संगठन मजबूत है। हम पन्ना प्रमुख तक हमारा कार्यकर्ता सजगता के साथ चुनाव के अंदर जाता है। कांग्रेस किस प्रकार से जो राष्ट्रवादी मुद्दे हैं उनसे पीछे हट रही है। जहाँ तक विकास की बात हो, चाहे देश को अपमानित करने की बात हो, चाहे सनातन को अपमानित करने की बात हो, हर जगह कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश के खिलाफ एक तरह से मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे, तो ये कहीं ना कहीं इनका एक माइनस पॉइंट है। दूसरा, इनकी अपनी कोई रणनीति रहती नहीं है। अचानक चुनाव में आते हैं और जब हार जाते हैं तो ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर जो मुद्दों की बात है, इस बार मुद्दा क्या राम और भगवान राम और मंदिर रहेगा? देखिए बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा
बीजेपी का वो मुद्दा नहीं है, वो राष्ट्र का मुद्दा है, वो सनातन का मुद्दा है, वो आम जनमानस का मुद्दा है। वो हमारे लिए राजनैतिक मुद्दा नहीं है, वो आस्था का मुद्दा है। भगवान राम की जो जन्मस्थली अयोध्या है, आपके सीएम ने तो कहा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, मुद्दा तो बन गया। निश्चित तौर पर हम तो कांग्रेस के साथियों से कहते हैं कि प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंध खरार, गए शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसार। आइए आप भी चलिए, भगवान राम के दर्शन करिए। निश्चित तौर पर वो तो करुणा निधान है, सबका कल्याण करने वाले हैं, आपका भी करेंगे। राम के नाम पर सेतु बना करके बीजेपी जिस तरीके से सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने वाली है, धर्म और राजनीति के बीच में अगर कहीं देखा जाए तो मुद्दे गुमशुदा होते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ और भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश जी, बताइए कि क्या लग रहा है कि धर्म राजनीति से अलग हट करके स्थानीय मुद्दे कहाँ हैं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अभी 22 जनवरी के ही कार्यक्रम को या भगवान राम को उन्होंने जिस प्रकार से इसको एक बड़े इवेंट का रूप दिया है, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है संगठनात्मक तौर पर कि वो इस इवेंट के बीच में जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पर इनको कहाँ तक ले जाती है जनता के बीच में, इस पर निश्चित तौर पर चुनाव का परिणाम निर्भर करेगा। क्या लग रहा है आपको, चुनाव के परिणाम कैसे होने वाले हैं? अब चुनाव बीजेपी तो कह रही है कि हम 300 के पार, 400 के पार तमाम तरह के दावे कर रही हैं। राजनीति जब से शुरू हुई है तब से धर्म जो है तो पॉलिटिशियंस का विषय रहा हो, पार्टी कोई भी रही हो, सब अपने अपने तरीके से धर्म को राजनीतिक मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो। यदि कांग्रेस संगठनात्मक स्तर पर अगर अपने आप को स्टैंड करती है और स्टैंड करके सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जनता को वो कितना भरोसा दिला पाते हैं कि हम इन मुद्दों को हल कर सकेंगे, निश्चित तौर पर इसका असर चुनाव पर जरूर रहेगा और चुनाव के परिणाम पर रहेगा। निश्चित रूप से चुनाव के परिणाम में जो है तो धर्म और मोदी फैक्टर पर पूरा चुनाव होगा और इसके चलते जो है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर हम सतना की अगर बात करें तो सतना में लंबे समय से बीजेपी रही है और आने वाले समय पे अब क्या लग रहा है कि 2024 के चुनाव में क्या हो सकता है, कैसे चेहरे चुनाव मैदान में हो सकते हैं और बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है या बीजेपी वही मतलब राम मंदिर मुद्दे पर ही जो है तो पूरा चुनाव लड़ करके विजय नहीं, बीजेपी के पास में देखिए कई तरह की चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उनके पास में एक चमत्कारिक नेतृत्व है, मोदी जैसा नेतृत्व है जिसकी एक जन स्वीकारोक्ति है। दरअसल क्या है कि कांग्रेस के पास में एक राजनीतिक समझ की कमी है, जो एक राजनीतिक चतुराई आप जिसको कह सकते हैं उसका अभाव है। उनके पास में कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जो रणनीति तय कर सके। अब वो छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ में तालमेल बनाकर किसी तरह से वो बीजेपी से मुकाबला करने की सोच रहे हैं। ये जो राम का फैक्टर है और जो मोदी का फैक्टर है, ये दो इतने बड़े फैक्टर हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमज़ोर प्रत्याशी भी जो है वो कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी पर भारी पड़ता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से जो कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से हमने बात की स्थानीय पत्रकार और यहाँ के राजनेताओं से, उनका ये कहना है कि अब जिस तरीके से तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं वो केंद्रीय मुद्दों के आगे गौर नज़र आ रहे हैं और ऐसे में अगर देखा जाए तो 1996 से जहाँ पर कि कांग्रेस यहाँ सतना लोकसभा सीट से नदारत रही है और अब जो केंद्रीय मुद्दे हैं वो बहुत हावी हैं। अब देखना ये होगा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस किस खास चेहरे पर दाव लगाती है और कौन इस सीट से चुनाव जीतकर सामने आता है। कैमरा पर्सन के साथ वेंकटेश द्विवेदी, MP तक के लिए।